नमस्कार सर्व शिक्षक मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो. CTETच्या पर्यावरण एवं शिक्षाशास्त्र तासिकेमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. या तासिकेमध्ये आपण परिवार एवं मित्र या विषयावर 30 प्रश्न घेणार आहोत. पहला प्रश्न है, आधुनिक समाज में संयुक्त परिवारों के तेजी से एकल परिवारों में बदलने के पीछे के मुख्य सामाजिक आर्थिक कारकों का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करता है. तो यहाँ पर 4 पर्याय हमें दिए हैं. 4 पर्याय अगर देखें तो पर्याय क्रमांक डी देखो, औद्योगिकरण और गतिशीलता, क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज और रोजगार के अवसरों हेतु शहरों की ओर पलायन संयुक्त परिवार की संरचना को कमजोर करता है. इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है. प्रश्न क्रमांक 2, कक्षा 3 के छात्रों को परिवार का प्रत्यय बढ़ाते समय एक शिक्षक फैमिली ट्री का उपयोग करता है. शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से इस शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं. जो फैमिली ट्री लगाने का जो उद्देश्य होता है, पीढ़ियों के मध्य संबंधों को चित्रण करना. तो पर्याय क्रमांक ये दिया है, क्योंकि फैमिली ट्री छात्रों को अमूर्त पारिवारिक संबंधों को एक दृश्य और व्यवस्थित रूप में समझाने में मदद करता है. इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है. प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ चलते हैं. ग्रेगर मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर किए गए आनुवंशिकता के प्रयोगों के निष्कर्षों को परिवार अध्याय में शामिल करने का मुख्य शैक्षणिक निहितार्थ क्या है. तो उसका मुख्य निहितार्थ यह है कि शारीरिक लक्षणों के संरचना की समझ होना. तो पर्याय क्रमांक सी हमें दिया है. पर्याय क्रमांक सी की तरफ चलते हैं. यह छात्रों को समझने में मदद करता है कि बच्चों में कुछ गुण उनके माता पिता या पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं. इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है. आगे बढ़ते हैं. प्रश्न 4, EVS के पाठ्य पुस्तकों में दोस्त या मित्र के अंतर्गत जानवरों और पौधों को भी शामिल किया गया है. NCERT की इस एकीकृत दृष्टिकोण के पीछे का मुख्य दर्शन क्या है. तो परिस्थितिक परस्पर निर्भरता की भावना उत्पन्न करना यह उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य दृष्टिकोण है, क्योंकि यह बच्चों को सिखाता है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है और अन्य जीव भी हमारे सामाजिक परिवेश के मित्रवत घटक है. इसलिए पर्याय क्रमांक सी परिस्थितिक परस्पर निर्भरता की भावना यह इस प्रश्न का सही उत्तर है. और यह पर्याय हमें कहा दिया है, पर्याय क्रमांक सी. इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है. प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं. एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार के प्राथमिक समाजीकरण कार्य के महत्व को दर्शाने वाला सबसे सटीक कथन चुनिए. तो 4 यहाँ पर हमें कथन दिए. सबसे सटीक कथन हमें चुनना है प्राथमिक सामाजिकरण का. तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, बुनियादी मूल्यों और भाषा का अर्जन, क्योंकि परिवार बच्चों का पहला स्कूल है जहाँ वह समाज में रहने के मूलभूत नियम, नैतिकता और संचार के कौशल सीखता है. इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है. आगे बढ़ते हैं. प्रश्न क्रमांक 6, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह के लिए कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम आयु का सही युग्म कौन सा है. तो 4 पर्याय हमें दिए हैं. तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, महिला का आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 21 वर्ष. तो वर्तमान कानून के तहत विवाह की कानूनी आय महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है. इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है. 7वां प्रश्न देखिए, कक्षा में एक गतिविधि के दौरान एक छात्र कहता है, मेरी माँ घर का काम करती है इसलिए वह काम नहीं करती, लेकिन मेरे पिता ऑफिस जाते हैं इसलिए वह काम करते हैं. शिक्षक को इस जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने के लिए क्या करना चाहिए. तो हमें एक शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए, घरेलू कार्यों के अदृश्य श्रम पर चर्चा करनी चाहिए. शिक्षक को यह समझना चाहिए कि घर के कार्यों में भी श्रम और प्रबंधन शामिल है, जो आर्थिक कार्यों के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है.
आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। रक्त संबंधों के आधार पर परिवार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एक पितृसत्ताक संयुक्त परिवार का अनिवार्य हिस्सा नहीं हो सकता विवाह के उपरांत? तो विवाह के उपरांत बेटी दूसरे घर चली जाती है, इसलिए विवादित बेटी जो दूसरे घर गई है, पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि पितृसत्ताक व्यवस्था में बेटी विवाह के बाद अपने पिता के परिवार की सदस्य नहीं रहती, वह पति के परिवार की सदस्य हो जाती है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न 9वां, ईवीएस शिक्षण में खेल और कार्य को परिवार एवं मित्र के उपविषय के रूप में क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि सामाजिक गुणों और टीम वर्क का विकास करने के लिए खेल बच्चों को सहयोग, नियम पालन और समूह में रहने की कला सिखाते हैं, जो मित्रों के साथ संबंधों का आधार है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी जो है, पर्याय क्रमांक बी सामाजिक गुणों और टीम वर्क का विकास, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। शहरीकरण के प्रभाव स्वरूप परिवारों में आए बदलाव के संदर्भ में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या किस सामाजिक चुनौती की ओर संकेत करती है? तो 4 पर्याय हमारे सामने दिए हैं, चारों पर्याय देखेंगे तो सबसे आखिरी पर्याय देखो, पारंपरिक देखभाल प्रणालियों का पतन। एकल परिवारों और व्यस्त शहरी जीवन के कारण बुजुर्गों की देखभाल की पारंपरिक संयुक्त पारिवारिक जिम्मेदारी कम हो रही है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के परिवार और मित्र विषय को थीम के रूप में क्यों व्यवस्थित किया गया है, न कि एक अध्याय के रूप में? तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, पर्याय क्रमांक सी देखो, विषय के अंतः विषय जुड़ाव को बढ़ाने हेतु थीम आधारित उपागम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविध प्रकार के परिवारों पर चर्चा कर रही है। वह एकल माता पिता वाले परिवारों, दत्तक परिवारों और समलैंगिक माता पिता वाले परिवारों के उदाहरण देती है। उसकी इस शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशिता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, यह इस शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए पर्याय क्रमांक आप बी देख सकते हो, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि यह छात्रों को समाज में मौजूद विविधता को स्वीकार करने और रूढ़ियों से ऊपर उठने में मदद करता है, इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखते हैं। मानव समाज में नातेदारी व्यवस्था का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो कौन सा कार्य माना जाता है? तो पर्याय क्रमांक सी सामाजिक उत्तराधिकार और वंश का निर्धारण। क्योंकि नातेदारी ही तय करती है कि संपत्ति, पद और नाम किस क्रम में अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होंगे, इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 14वां प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस परियोजना में छात्रों को अपने दादा दादी से उनके बचपन के खेलों के बारे में पूछने के लिए कहा जाता है। इस गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण सीखने का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? समय के साथ आए बदलावों का ऐतिहासिक बोध होना। तो पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि यह बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि तकनीकी विकास के साथ सामाजिक क्रियाएं और खेल कैसे बदल गए हैं, इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में भोजन थीम का परिवार थीम के साथ गहरा संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो परिवार और भोजन थीम, इनका गहरा संबंध कौन दर्शाता है? तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, विशिष्ट अवसरों पर बनने वाले पारंपरिक व्यंजन। पारिवारिक रस्में और संस्कृति अक्सर भोजन के प्रकारों से जुड़ी होती है, जो परिवार की पहचान का हिस्सा है, इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो यहाँ पर नीचे दिए चारों पर्याय आप देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। संयुक्त परिवार, आगे बढ़ते हैं हम
वंशानुक्रम और पर्यावरण के अंतर संबंधों के बारे में कौन सा कथन एक बालक के विकास के संदर्भ में सर्वाधिक सत्य होता है? तो यहाँ पर हम चारों पर्याय देखेंगे। सबसे ऊपर का पर्याय देखो, वंशानुक्रम आधार प्रदान करता है और पर्यावरण आकार प्रदान करता है, क्योंकि आनुवंशिकता क्षमता ही तय करती है, जबकि पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न। संयुक्त परिवार में बच्चों के विकास पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर चार पर्याय हमें दिए हैं। चारों में से सामुदायिक उत्तरदायित्व और साझा करने का गुण। कई सदस्यों के साथ रहने से बच्चा सहयोग, त्याग और साझा जिम्मेदारी जैसे सामाजिक मूल्य जल्दी से सीखता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। कक्षा 4 का एक छात्र अक्सर सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है। परिवार विषय के शिक्षण के रूप में आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? उससे हमें पर्याय क्रमांक सी देखिए, छात्र के घरेलू वातावरण का अवलोकन हमें करना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे का आक्रामक व्यवहार घर में होने वाले तनाव या उपेक्षा का प्रतिबिंब हो सकता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में रिश्ते उप थीम के तहत मित्र के महत्व पर चर्चा करते समय शिक्षक को किन मूल्यों पर जोर देना चाहिए? किस बातों पर जोर देना चाहिए? तो हमें समानता, सहानुभूति और आपसी विश्वास पर जोर देना चाहिए। मित्रता का आधार बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की भावनाओं को समझना और भरोसा करना है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार को एक समूह के बजाय एक संस्था के रूप में परिभाषित करता है? तो यहाँ पर भी पर्याय क्रमांक डी देखिए, सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन इसके रूप में वो परिभाषित करता है। इसलिए आप देख सकते हो, एक संस्था नियमों, मूल्यों और स्थापित कार्यविधियों का समूह होती है जो समाज को स्थिरता प्रदान करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 21 की तरफ। ईवीएस की कक्षा में मधुमक्खी पालन के माध्यम से परिवार और सहयोग की अवधारणा को कैसे पुष्ट किया जा सकता है? कैसे पुष्ट किया जा सकता है? तो मधुमक्खियों का छत्ता श्रम विभाजन, रानी, श्रमिक और ड्रोन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो परिवार में भूमिकाओं को समझने में मदद करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है, छत्ते में कार्य विभाजन का उदाहरण देकर यह इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 22 की तरफ। बच्चों में स्वच्छता की आदत विकसित करने में परिवार की भूमिका के संदर्भ में अनुकरण का क्या महत्व है? तो यहाँ पर आप चारों पर्याय देख सकते हो। सबसे आखिरी पर्याय की तरफ ध्यान दीजिए। यदि माता पिता स्वयं सफाई रखते हैं तो बच्चे बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से उस आदत को अपना लेते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी, बच्चे बड़ों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, यह पर्याय इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मातृसत्ताक परिवारों की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर हमें चार पर्याय दिए हैं, तो सी पर्याय की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसे परिवारों में माता या सबसे वरिष्ठ महिला परिवार की मुखिया होती है और उत्तराधिकार महिलाओं के माध्यम से आगे चलता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी, वंश और सत्ता माता के नाम से चलती है, यह पर्याय इस प्रश्न का सही उत्तर है। पर्याय क्रमांक सी। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। प्रदूषण के कारण एक परिवार को अपना गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। परिवार और मित्र विषय के अंतर्गत इस विस्थापन पर चर्चा करते समय छात्रों को क्या महसूस हो सकता है? तो विस्थापन जब होता है तो विस्थापन केवल भौतिक नहीं होता, यह सामाजिक संबंधों और मित्रों के खोने का एक मानसिक आघात भी होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए, पुरानी जड़ों से कटने का भावनात्मक दुख, यह इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में परिवार थीम को पढ़ाने के लिए कहानी सुनाना एक प्रभावी विधि क्यों मानी जाती है? क्यों मानी जाती है? क्योंकि अमूर्त संबंधों को जोड़ने और जुड़ाव बनाने हेतु। पर्याय क्रमांक बी देखिए, पर्याय क्रमांक बी हमें दिया है,
अगदी सही जवाब दिया है, क्योंकि कहानियाँ बच्चों को पात्रों के माध्यम से सहानुभूति विकसित करने और पारिवारिक मूल्यों को सहजता से समझने में मदद करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 26वां प्रश्न, मर्यादा और अनुशासन के नाम पर परिवार में बच्चों पर लगाए जाने वाले अत्यधिक प्रतिबंधों का उनके सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? अत्यधिक प्रबंधों के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है और स्वभाव दब्बू बन जाता है, क्योंकि अत्यधिक नियंत्रण बच्चे की स्वायत्तता को दबा देता है, जिससे वे निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और उनमें हीन भावना का प्रभाव बढ़ता जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी आत्मविश्वास में कमी और दब्बू स्वभाव यह इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। 27वां प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के लिए मित्र की भूमिका सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? तो 4 पर्याय दिए हैं। चारों पर्याय में सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, सामाजिक समावेशन और संबल प्रदान करने हेतु, क्योंकि मित्र ऐसे बच्चों को अकेलापन दूर करने और मुख्य धारा के समाज में आत्मविश्वास के साथ घुलने मिलने में मदद करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। 28वां प्रश्न देखिए, EVS पाठ्यक्रम में आश्रय शेल्टर थीम को परिवार के ठीक बाद रखने का सबसे तार्किक कारण क्या है? परिवार के बाद आश्रय क्यों रखा गया है? क्योंकि परिवार की सुरक्षा के लिए एक भौतिक आवश्यकता है, क्योंकि परिवार एक सामाजिक इकाई है और आश्रय वह स्थान है जहां यह इकाई निवास करती है और सुरक्षा पाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, एक छात्र ने गौर किया कि उसके कुत्ते के कान बाहर नहीं दिखते, जबकि उसके दोस्त के बिल्ली के कान स्पष्ट दिखते हैं। परिवार एवं मित्र के अंतर्गत जीवों की विविधता पढ़ाते समय शिक्षक इस प्रश्न का उपयोग क्या सिखाने के लिए कर सकता है? तो क्या सिखाने के लिए कर सकता है शिक्षक? जीवों की संरचना और अनुकूल में भिन्नता होती है, यह पढ़ाने के लिए हम इस उदाहरण को दे सकते हैं, क्योंकि यह बाहरी लक्षणों के आधार पर जीवों के वर्गीकरण और उनके पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को समझने का आधार बनता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। नीचे के पर्याय भी आप देख सकते हो, लेकिन पर्याय क्रमांक बी जो है, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जीवों की संरचना और अनुकूलन में भिन्नता। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार को प्राथमिकता मिलने से सामाजिक ताने बाने पर क्या दीर्घकालीन प्रभाव पड़ने की संभावना है? 4 पर्याय यहाँ पर दिए हैं। चारों में से सबसे आखिरी जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि किंतु सामूहिक सुरक्षा में कमी, पर्याय क्रमांक डी जो है, पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एकल परिवारों में निर्णय लेने की आज़ादी बढ़ती है, लेकिन संकट के समय रिश्तेदारों का तुरंत सहयोग कम मिल पाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ आज की यह तासिका जो पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र पर आधारित है, यह आपको अच्छी तरह से समझ आई है। और अगर आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो CTET परीक्षा के लिए, एग्ज़ाम के लिए आपको उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी ने TET की परीक्षा के लिए तैयारी भी शुरू की है तो उसके लिए अपने चैनल पर TET के लिए हर विषय के कम से कम 30 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, वह भी आप ज़रूर अध्ययन के लिए गौर फरमाएं, ताकि आप TET हो या CTET हो, आप सभी यहाँ पर उसका जायज़ा ले सकते हैं और आने वाले समय में उस परीक्षा को आप आसानी से पास कर सकते हो। इसलिए यह विनती करता हूँ, रुकता हूँ। आगे आने वाले समय में और वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको अच्छी तरह से CTET और TET के पेपर आप दे सकें। रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।